चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरी आवाज आ पा रही है अच्छे से? सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? शुभ प्रभात सभी को, नमस्ते। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। श्वेता जी हैं, शीतल सैनी हैं, लक्ष्मी सकरवार जी हैं और सदानंद जी हैं, दिव्या हैं, तनु हैं, भानु अरोड़ा हैं, निधि हैं और सत्यम पांडे जी हैं, नरेश ठाकुर हैं, शुभम हैं। बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को जी। ढेर सारा प्यार आप सभी को, ढेर सारा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की, है ना? चलिए, जय हिंद। खुश रहो सब लोग, बहुत अच्छे से रहो, बहुत शानदार तरीके से रहो। आप सभी को ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ से। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा सा कमेंट है, क्या है उसे एक बार पढ़ लेता हूं मैं। नहीं पढ़ पा रहा भाई, इतनी तेजी से कमेंट चल रहे हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। चलिए ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे। नमस्ते जी, सभी को बहुत सारा प्यार, नमस्ते। कल मैंने आपको बताया था कि कल क्लास क्यों नहीं आपकी हो पाई। टेलीग्राम के माध्यम से मैंने आपको सूचित किया था, बेटे की तबीयत खराब है। देखिए, आमतौर पे क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ पीसीएस मेंस की, तो मैं वहीं पर होता हूँ, ग्रेटर नोएडा। अब मैं आज घर से क्लास ले रहा हूँ क्योंकि अभी ठीक है ना, बेटे की तबीयत ठीक है नहीं, तो उसके साथ रहने की ज़रूरत है अभी। तो इस वजह से मैं आपकी क्लास घर से ही ले रहा हूँ। इतना तो आपको पता भी चल रहा होगा आज, ठीक है, क्योंकि आज सेटअप थोड़ा सा अलग होगा, पता चल जाता है आपको। और कल इसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है निकिता जी, ओके। चलिए, तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ पर थे। हम लोग लास्ट लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, फिर वहां से हम आज चीजें आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, और मैं आप सभी से बोलूंगा कि जब आप पीवाईक्यूज लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे किसी भी एग्जाम के, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, ठीक है, सब लोग यहाँ पर ये सुनेंगे, समझेंगे। चलो, इसे तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। एक बार बताएंगे, राधे राधे जी। अच्छा, आर्टिकल 72 हमने कर लिया था। अच्छा ओके, मतलब आज हम 73, 74 और 75 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब उसकी तबीयत में मतलब बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। आ, वो एक्चुअली उसको डिहाइड्रेशन हो गया, वोमिटिंग और लूज मोशन, फिर फीवर, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, आइए। ठीक है सर, देखिए, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप लोग सबसे पहले, ठीक है, पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। कहाँ से लगाएंगे? तो आप ऐसा कीजिए, राज्य व्यवस्था पॉलिटी की आप घटना चक्र ले लीजिए। आप घटना चक्र ले लीजिए, ठीक है, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, आपके एसएससी के एग्जाम, यूपीएसआई, या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू घटना चक्र में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसे ले लीजिएगा, घटना चक्र को, ठीक है ना। और जब आप उसे लेंगे तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, ठीक है, आप खुद देखना। मैं मतलब मैं आपसे क्या ही बोलूं, आप खुद देखना। आप में से जो भी साथी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे ना, इवन वो यूपीएससी और पीसीएस के भी क्वेश्चंस अगर लगा रहे होंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपको इन क्लासेस से मिल रहा होगा, बहुत अच्छा जा रहा होगा। और बाकी का जब हम भारतीय संविधान के भाग 5 को खत्म करेंगे, तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू, वो तो हम लगाएंगे ही। ठीक है, जैसे कि हम एक हर एक चैप्टर के बाद, हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद जैसे कि हम करते हैं, तो उसे हम करेंगे ही, है ना। लेकिन फिर भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है ना, ठीक है, जरूर पीवाईक्यू लीजिए पॉलिटी का। उसमें होगा क्या आपको कि बेटा बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में कितना शानदार है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 73 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 73 क्या है, यहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 जो है बच्चे, ठीक है, उसमें केवल ये बोला गया है, 73 की जो विषय वस्तु है उसमें केवल इतना बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, बस केवल इतना है।
अब वो संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है, कैसी है, ठीक है ना, और मंत्री परिषद क्या होती है, उसके बारे में जो सारी चीजें की गई हैं, जो बताई गई हैं, वो आर्टिकल 74 और 75 में बड़े अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 73 की विषय वस्तु केवल इतनी है। आर्टिकल 73 आपसे केवल इतना बोलता है, क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बस केवल आपको इतना याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही है? बस केवल इतना, आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल 74 पर। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पावर्स ऑफ यूनियन। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। इसे आपको नहीं पढ़ना। जब आप कभी मेंस वगैरह लिखने जाएंगे ना, ठीक है, पीसीएस में या यूपीएससी में, तब हमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में, ठीक है, चर्चा करनी होती है, समालोचनात्मक चर्चा करनी होती है। आपको यहाँ पर इतना कुछ ज्यादा देखना है नहीं। अब आर्टिकल 74 पे आते हैं, जरा बहुत अच्छे से आप सब लोग समझिएगा आर्टिकल 74 की विषय वस्तु को, ठीक है, बहुत ध्यान से। आर्टिकल 53 आपको याद है, जो मैंने पढ़ाया था, ऑब्वियस सी बात है आपको याद होगा। ठीक है, 53 आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। आर्टिकल 53 में बोला था कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, ऐसा बोला गया था 53 में। कार्यपालिका की सारी शक्तियां, सभी शक्तियां कार्यपालिका की राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ठीक है, ये बोला था कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है ना, वह बेटा मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है। तो आर्टिकल 74 में बोला है, वहां तो केवल इतना बोला कि वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो वो जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, उनका प्रयोग एक्चुअली वो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वह मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, बाउंडेड है? जी हाँ, राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की ही सलाह पर करेगा और मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए वो बाउंडेड होगा, वो बाध्य होगा। तो आर्टिकल 74 में बोला है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, राष्ट्रपति को उसके फंक्शंस में हेल्प करने के लिए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मतलब एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी मंत्री परिषद के परामर्श पर या राष्ट्रपति इसी मंत्री परिषद की सलाह या एडवाइस पर कार्य करेगा। यह आर्टिकल 74 में बोला है। ये बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 74 से ही हमें पता चलता है कि जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, वो मंत्री परिषद है। हमें तभी पता चलता है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र की कार्यपालिका है, क्योंकि 74 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे कि राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का प्रयोग, जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से संविधान में सौंपी गई हैं, राष्ट्रपति उन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श पर ही करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। यह 74 है। तो मैं लिख देता हूं, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा।
राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अब मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सलाह पर कार्य करेगा। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मेरी बात आप समझना, ठीक है सब लोग बहुत अच्छे से। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, ऐसा आर्टिकल 74 में बोला गया है। अब जैसे सलाह शब्द जो है एडवाइस, जैसे यहां पर चलिए हमारे साथ में एक सत्येंद्र है। सर लास्ट में कुछ ट्रिक बताओ। बेटा सत्येंद्र, ठीक है मैं आपसे ये माफी चाहता हूं, मैं कोई ट्रिक नहीं बता पाऊंगा आपको। आप मुझसे कोई भी विषय पढ़ेंगे ना, तो उस किसी भी विषय में मैं कोई ट्रिक नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है आप ये मान के चलिए कि मैं ट्रिक वाला मास्टर नहीं हूं, और आप ट्रिक के आधार पर अगर मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप मुझे सबसे कम अंक दे सकते हैं उस मूल्यांकन में। अगर आप कॉन्सेप्ट के आधार पर, ठीक है फैक्ट के आधार पर, समझाने के आधार पर, ठीक है और पूरी विषय वस्तु को क्लियर करने के आधार पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे पढ़िए। ठीक है ध्यान रखना, ये ट्रिक वगैरह बेटा मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ट्रिक बहुत टेम्पोरेरी होती हैं, बहुत टेम्पोरेरी। ज्योग्राफी में हमें थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है वहां पर हम थोड़ा बहुत इनका यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ फैक्ट वगैरह ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे पॉलिटी में लगता नहीं कि अगर आप 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तो सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए कि हमारे बीच में एक ऋषभ पाठक है, मैंने ऋषभ को कोई सलाह दी, देखिए इस क्लास में एक ऋषभ नाम के बच्चे हैं, तो मैंने ऋषभ को कोई सलाह दी और मैंने ऋषभ को बोला, मैंने कि ऋषभ आप जैसे पढ़ते हैं कोई भी लेक्चर को, तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि उस लेक्चर को आप एक बार रिवाइज करें। अब रिवाइज या तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं, जो बोर्ड पीडीएफ आपको मिलती है आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप जो ना एक बार लेक्चर को 1.5 की स्पीड से 1.25 की स्पीड से देखकर भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये मैंने सलाह दी ऋषभ को। ठीक है अब हमेशा सलाह जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है वो बाध्यकारी है या फिर अबाध्यकारी है। मतलब जो मैंने सलाह ऋषभ को दी तो वो ऋषभ की मर्जी पर निर्भर करता है कि ऋषभ उसको माने या ना माने। लेकिन यहां पर जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को वो बाध्यकारी सलाह होती है, राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी। एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर आते हैं, इस तरफ मैं लिखता हूं मंत्रिपरिषद, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, और यहां पर मैं लिखता हूं राष्ट्रपति। ठीक है इस बात को आप लोग समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि हम लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में 42वें संविधान संशोधन से संशोधन किया गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसने एक प्रोविजन किया, एक उपबंध किया कि मंत्रिपरिषद की कोई भी सलाह जो राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति को अक्षर से उसका पालन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी। अब एक तरह से जैसे 42वें संविधान संशोधन से बच्चे ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद की कोई भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाउंडेड है, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है बच्चे, जैसे ही ऐसा बोला गया तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर पहले से ही आरोप लगते चले आए हैं। विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों के जो संविधान के व्याख्याकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, वो हमारे राष्ट्रपति को रबड़ स्टंप बोलते थे। रबड़ स्टंप का मतलब है कि राष्ट्रपति कुछ भी अपने विवेक से नहीं कर सकता, उसको वही करना होगा जो मंत्रिपरिषद उससे बोलती है करने को, ठीक है उससे वही कहना होगा जो मंत्रिपरिषद उसे बोलती है कहने को। ठीक है तो उस पर आरोप लगते हुए आए कि राष्ट्रपति रबड़ स्टंप है। लेकिन जब हमने 42वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान कर दिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जब हमने ये प्रोविजन कर दिया कि मंत्रिपरिषद ने अगर कोई भी सलाह दी तो मंत्रिपरिषद की उस सलाह को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाउंडेड होगा, बाध्य होगा, पहली ही यात्रा में, प्रथम यात्रा में बच्चे। तो ये जो आरोप लग रहा था ना कि राष्ट्रपति तो रबड़ स्टंप है, अब ये आरोप केवल आरोप नहीं रहा, ठीक है ये बात प्रूव हो गई कि वास्तव में राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद कैसा भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजे, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। जैसे आपने अपने गांव मोहल्ले में देखा होगा कि कई बार किसी पति पर यह आरोप लगता है या उसके मोहल्ले में एक चर्चा होती है उसके बारे में कि भाई वो तो अपनी पत्नी के कहे में चलता है,
आपने सुना होगा कि वो तो जोरू का गुलाम है ना। तो ऐसे ही राष्ट्रपति पर यह आरोप था हमारे संविधान में, संविधान के लागू हो जाने के बाद उसके प्रावधानों के अंतर्गत कि वो तो मंत्रिपरिषद का गुलाम है, ठीक है, आरोप था। अब लेकिन जैसे ही 42 में संविधान संशोधन में बच्चे ये बोल दिया गया कि मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को उसकी पहली यात्रा में ही मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति नो इफ नो वट, राष्ट्रपति को उस पर अप्रूवल देना पड़ेगा, उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। वो वाली स्थिति थी। 42 में संविधान संशोधन से ये बात प्रूव हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके मोहल्ले में एक चर्चा है कि वो तो अपनी पत्नी की बात मानता है, जुरू का गुलाम है, और आप किसी दिन उसके घर पे गए, और जब आप उसके घर पे गए तो घर पे जाने के बाद आप बैठे, पता पड़ा कि आपको पानी भी वही बंदा देने आ रहा है, आपके लिए चाय भी उसी ने बनाई, और फिर आपसे पूछा कि खाना पीना खाएंगे, आप कहेंगे कि बिल्कुल साहब खाना पीना खाएंगे, खाने के टाइम पे आए हैं शाम को, और कहाँ खाएंगे, आप क्या नहीं खाएंगे। तो वो बंदा जाके किचन में खाना भी बनाने लग गया। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि भाई हाँ, जो मोहल्ले में इसके बारे में बात होती है, जो चर्चा होती है, वो बिल्कुल सही है। मेरी बात आ रही है ना समझ में। तो ऐसे ही 42 में संविधान संशोधन ने इस बात को बिल्कुल प्रूव कर दिया कि राष्ट्रपति बाउंडेड है। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। 44वां संविधान संशोधन बोलता है कि मंत्रिपरिषद ने कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा। 44वां संविधान संशोधन समझना क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिपरिषद ने कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा, ठीक है, तो राष्ट्रपति, मैं लिख देता हूं यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1970 में हुआ है। और आप ये मान के चलना कि 42 में संविधान संशोधन के जितने भी प्रावधान, ठीक है, संविधान के आधारभूत ढांचे के अगेंस्ट कह लो, या फिर आप ऐसा बोल लो कि 42 में संविधान संशोधन के जितने भी प्रावधान ऐसे थे जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छे नहीं थे, 44 में संविधान संशोधन ने उन प्रावधानों में संशोधन किया, उनको पहले के जैसा किया, दुरुस्त किया। दुरुस्तीकरण का कार्य एक्चुअली 44 में संविधान संशोधन ने किया है। तो 44वां संविधान संशोधन बोलता है कि भैया जी, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति के पास भेजा, ठीक है, प्रस्ताव गया मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के पास, ये हो गई उसकी प्रथम यात्रा, ठीक है, पहली जर्नी, ये हो गई उसकी प्रथम यात्रा, ये हो गई उसकी पहली जर्नी, प्रथम यात्रा में गया। तो राष्ट्रपति को ये पूरा अधिकार है, ठीक है, बाउंडेड है ये बात, सॉरी बाउंडेड है ये बात मैं लिख देता हूं यहां पर, बाध्य है, ठीक है, उसकी प्रथम यात्रा में। पहले व्यवस्था ये थी, 42 में संविधान संशोधन से व्यवस्था ये हुई, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रथम यात्रा में राष्ट्रपति बाउंडेड होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो कि कोई भी, ठीक है, प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का कोई भी रेजोल्यूशन, मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रपोजल, ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास गया, ठीक है, ये पहली यात्रा, इसको आप फर्स्ट जर्नी बोलेंगे। मैं आगे समझाऊंगा, जब मैं विधेयक बताऊंगा ना आपको संसद में, तो बताऊंगा पहली यात्रा क्या होती है। पहली यात्रा का मतलब है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति के पास कोई भी प्रस्ताव, ठीक है, भेजा, ठीक है। अब 44 में संविधान संशोधन से हुआ कि राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है, पुनर्विचार करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। 44 में संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति बोल सकता है कि आप इस पर रिथिंकिंग कीजिए, ठीक है, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। पुनर्विचार के लिए फिर से राष्ट्रपति ने किसके पास भेज दिया, मंत्रिपरिषद के पास भेज दिया कि साहब आप पुनर्विचार करके लाइए, है ना। फिर से राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद के पास भेज दिया, मंत्रिपरिषद को कह दिया राष्ट्रपति ने कि भाई मुझे आपके इस प्रावधान में ये चीजों से दिक्कत है, ये प्रावधान जो है, ठीक है, अमुक अमुक प्रावधान मुझे लग रहा है कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, अच्छे नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, या फिर इससे राज्यों की शक्तियां कम हो जाएंगी, या इससे किसी भी, ठीक है, संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति की शक्ति कम हो जाएगी। तो ये अमुक अमुक प्रस्ताव जो है, आप इस अमुक अमुक प्रस्ताव में संशोधन करके लाइए। तो राष्ट्रपति ने बच्चे इसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया, ठीक है। अब पुनर्विचार के लिए जब राष्ट्रपति ने भेजा तो ये मंत्रिपरिषद की इच्छा पर निर्भर करता है, मंत्रिपरिषद की इच्छा पर निर्भर करता है कि मंत्रिपरिषद बच्चे इसमें राष्ट्रपति के द्वारा सुझाए गए संशोधन को करे या एज इट इज फिर से उसे वैसा ही भेज दे, फिर से उसे राष्ट्रपति के पास ऐसी भेज दे। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय यात्रा बोलेंगे। अब आप इसको क्या बोलेंगे भैया जी, अब आप इसको द्वितीय यात्रा बोलेंगे, सेकंड जर्नी बोलेंगे। अब आप इसको, पहली यात्रा में तो मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति के पास भेजा था, राष्ट्रपति को लगा कि भाई इसमें ये दिक्कतें हैं, अब ये इसमें दिक्कतें हैं तो आप इसमें संशोधन करो, ठीक है, राष्ट्रपति ने ऐसा बोला, और ये फिर से मंत्रिपरिषद के पास चला गया, फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो मैंने लिखा है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इच्छा पर निर्भर करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें संशोधन करे या ना करे। ये पूरी तरह से उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बच्चे या तो उसमें संशोधन करके जो राष्ट्रपति ने सुझाए थे, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसमें रत्ती भर भी संशोधन नहीं किया, वो फिर से भेज दिया। ठीक है, अब जैसी द्वितीय यात्रा में वो राष्ट्रपति के पास गया, तो अब राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। मतलब इतना ही हुआ 42 में और 44 में संविधान संशोधन में केवल इतना ही परिवर्तन हुआ कि 42 में संविधान संशोधन में बोला कि जैसे ही राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति बाउंडेड होगा इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। 44 में संविधान संशोधन में ये बोल दिया कि भाई राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वह संशोधन करने की बात कह सकता है, वो बोल सकता है कि ये प्रावधान इसके खराब है, गलत है, इसमें संशोधन करके लाइए। ठीक है, और मंत्रिपरिषद ने अगर दोबारा से फिर से राष्ट्रपति के पास इसे भेज दिया तो अब राष्ट्रपति बच्चे, ठीक है, इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाउंडेड होगा। राष्ट्रपति बाध्य होगा कि द्वितीय यात्रा में उसे इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप बताएंगे। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है? अगर ये बात सभी को समझ में आ रही है तो एक बार प्लीज आप लोग थम्स अप करके मुझे बताएंगे। और जब तक मैं एक काम करता हूं कि आपका, अरे क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये बात क्लियर। राहुल यादव जी, अगर आप ढंग से समझेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। इतनी भी कठिन बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, आर्टिकल 73 में क्या बोला? आर्टिकल 73 में हमने संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में चर्चा की। 73 में हमने बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किन किन क्षेत्रों तक है, कहां तक है। आर्टिकल 73 में हम संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 74 में है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए, राष्ट्रपति के उसके कार्यों में मदद करने के लिए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया पीएम होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, ठीक है ना, ये है कार्यपालिका। मैं यहां पर लिखता हूं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, सॉरी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। यहां पर मैंने लिखा सर कार्यपालिका। अब कार्यपालिका दो प्रकार की हमारे संविधान में। ठीक है, एक तो कार्यपालिका है जो है नॉमिनल, नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, बस संविधान में बोल दिया है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां इसके पास होंगी, नाम मात्र है। दूसरा है वास्तविक और व्यवहारिक। वास्तविक और व्यवहारिक, ठीक है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। व्यवहारिक, नाम मात्र में और व्यवहारिक में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वास्तविक और व्यवहारिक। तो अब आप मुझे बताएंगे कि नाम मात्र की कार्यपालिका तो कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, पीएम। शासन प्रशासन संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिपरिषद और पीएम के द्वारा लिए जाते हैं। ये बात मैंने समझाई, बस इतनी सी बात थी बाबू। अब मैंने यहां पर क्या बताया कि 42 में संविधान संशोधन से एक प्रावधान कर दिया गया था कि मंत्रिपरिषद ने कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाउंडेड होगा उसकी पहली यात्रा में। इसका बड़ा विरोध हुआ कि भाई ये तो बड़ा गलत है। देखिए, तो सीधे सीधे एक तरह से आपने राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक मुखिया है हमारे देश का, आपने उसको कोई शक्ति दी नहीं, उसका अपमान किया एक तरह से। तो फिर 44 में संविधान संशोधन से एक व्यवस्था हुई, और वो व्यवस्था क्या हुई भैया? 44 में संविधान संशोधन से कि मंत्रिपरिषद ने कोई भी प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को, ठीक है, उसकी पहली यात्रा में मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है, वापस भेज सकता है। लेकिन अगर उसी मंत्रिपरिषद ने दोबारा से वो प्रस्ताव, ठीक है ना, राष्ट्रपति को भेज दिया, या तो उसमें संशोधन करके भेजा या बिना संशोधन के भेजा, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाउंडेड है, राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। क्लियर है? तो ये बात सबको समझ में आ गई? सब लोग ढेर सारे इमोजी और दिल भेज रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं,
ठीक है, आर्टिकल 75 पर। ठीक है, वैसे तो आर्टिकल 75 में 6 क्लॉज हैं, लेकिन मैं केवल 3 क्लॉज के बारे में चर्चा करूंगा आर्टिकल 75 पे, जो कि बड़ी प्रमुख है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 75 सबसे पहले 75 क्लॉज 1 है, मैंने ऐसे लिखा क्लॉज 1, और 75 क्लॉज 1 में बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 75 क्लॉज 1 में क्या है? 75 क्लॉज 1 में है भैया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जरा समझिएगा सब लोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात आ रही है समझ में? लेकिन प्रधानमंत्री को अपॉइंट किसके माध्यम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के माध्यम से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 75 क्लॉज 1 में। तो प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं? नहीं, इलेक्टेड तो सांसद होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्टेड कौन होता है? सांसद। प्रधानमंत्री तो भैया जी अपॉइंट किए जाते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्या राष्ट्रपति स्वतंत्र है किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? जैसे मैं रास्ते से निकल के जा रहा था और राष्ट्रपति साहब की नजर पड़ी, राष्ट्रपति साहब ने मुझे बुलाया, मुझसे 1-2 आर्टिकल पूछे संविधान के, मैंने बता दिया। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा कि आपकी क्या राय है, इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं, मैंने वो भी बता दिया। देश की थोड़ी बहुत ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में पूछा, जियो पॉलिटिक्स के बारे में पूछा, इंटरेस्ट है तो मैंने वो भी बता दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो क्या वो ऐसे मुझे प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर देंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। तो वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति बेशक राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? नहीं। 2 कंडीशन से बच्चे जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनाया जाएगा जिसका लोकसभा में बहुमत होगा। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, नंबर फर्स्ट कंडीशन, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हुआ? तो लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी है, तो लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होगी, उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। जैसे वर्तमान में अभी ये 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तो 16वीं लोकसभा में किस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी थी? एनडीए को। ठीक है, और उस एनडीए, ठीक है, वो जो एक पॉलिटिकल अलायंस है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके मुखिया कौन है? उसके नेता कौन है उस एनडीए के? तो उसके नेता हैं आपके नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति ने उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया, श्री नरेंद्र मोदी को। ध्यान रखना है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ये बात आ रही है समझ में सभी को? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ऐसे किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे व्यक्ति को नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर ए। नंबर बी, यहां पर क्या है? नंबर बी समझो, बी है बच्चे कि वह संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। वो व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाह रहे हैं, वह संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। किसी एक सदन का सदस्य हो। सदस्य हो। ठीक है, क्लियर है? क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चे सभी को? ठीक है, तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे, अरे गहरे नत्थु गहरे को? नहीं। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो और संसद के दोनों में से वह किसी एक सदन का सदस्य हो। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी करता है तो उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। ये बात समझ में आई? अब यहां पर भी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां, उन्हें मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको केवल इतना याद करना है। ठीक है, मान के चलिए कि आपका बैच यूपीएसआई का बैच नहीं होता,
कोई और बेच होता तो वह राष्ट्रपति की जो विवेकाधीन शक्तियां हैं वो वह यहीं पर आपको बताता, ठीक है। लेकिन आपके बेच में बताने का मतलब है कि एक समस्या मूल ले लेना। फिलहाल जब मैं राष्ट्रपति की शक्तियों को बताऊंगा तभी मैं वहां पर विवेकाधीन शक्तियों को बताऊंगा। इतना तो मैं सीख गया हूं तुम्हारे साथ रहते रहते। नहीं बेटा, राज्यसभा में बहुमत हो, नहीं नहीं नहीं, केवल लोकसभा में वह बहुमत दल का नेता हो, ये कंडीशन है। सर आज आप बहुत उदास लग रहे हो। हाँ मतलब ठीक। ठीक है, क्लियर है, ये बताइए समझ में। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 पे चलते हैं। 75 क्लॉज 2 पर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या बोलता है बच्चे ये आर्टिकल? आर्टिकल 75 क्लॉज 2 ये बोलता है कि मंत्री जो होते हैं वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं इसे समझाऊंगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। करते हैं। अब एक बड़ा कॉमन सा प्रश्न आएगा कि सर प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है बेटे ड्यूरिंग द प्लेजर। ड्यूरिंग द प्लेजर, ठीक है। चलिए अब इस बात को हम लोग समझते हैं क्या कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में कहने का मतलब यह है कि देखो बेटा, मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। और दूसरा, जो मंत्री होते हैं ना, ठीक है, इनको इनके पद से हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, वो बात अलग है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, ठीक है। तो किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। मंत्री तब तक मंत्री बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है। तो इसलिए बोला गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आप अपने घर में कब तक रह सकते हैं? ठीक है, मैं बोलता हूं कि आप अपने घर में कब तक रह सकते हैं? अपने पिताजी के प्रसाद पर्यंत। मतलब आप अपने घर में अपने पिताजी के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन पिताजी की इच्छा खत्म हुई, ठीक है ना, एज अ बेटा आपके प्रति आपने ऐसे काम कर दिए कि आप पिताजी की नजरों में गिर गए। पिताजी ने कभी आपसे उम्मीद नहीं की थी कि मेरा बेटा ऐसा भी काम करेगा, और आपने ऐसा काम कर दिया। पिताजी को पता चला, पिताजी तुरंत तुम्हें घर से निकालकर बाहर खड़ा कर देंगे। कर देंगे कि नहीं? तो इसलिए टेप प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है। लेकिन ये भी केवल व केवल संवैधानिक व्यवस्था है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे बेटा कोई भी मंत्री है तो किसी भी मंत्री को अपॉइंट, मैं लिख देता हूं, किसी भी मंत्री को अपॉइंट, मतलब अपॉइंट का मतलब आप समझते हो ना, इतनी तो अंग्रेजी, मतलब नियुक्ति। किसी भी मंत्री को अपॉइंट भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, ठीक है, ये बात आपको समझनी है मेरे प्यारे बच्चे। किसी भी मंत्री को अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और किसी भी मंत्री जी का रिमूवल भी, किसी भी मंत्री का रिमूवल भी, ये भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब ऑफिशियल जब किसी भी मंत्री को नियुक्त किया जाता है या किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाया जाता है तो मोहर लगती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति ऐसा करता है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ये दोनों काम बच्चे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, कहने पर करेगा, अपने आप नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब सवाल ये उठता है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए बाउंडेड है? वो प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? आप कहेंगे जी हाँ बाध्य है। वह खुद अपने मन से नहीं कर सकता। उसे लगे कि ये मंत्री बहुत गलत काम कर रहा है, ये मंत्री, ठीक है, अपने, ठीक है, आचरण के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ये मंत्री कार्य नहीं कर रहा,
इस मंत्री को इस पद पर बने रहने के लिए बिल्कुल भी ये उपयुक्त नहीं है, तो राष्ट्रपति चाहकर भी उसको तब तक नहीं हटा सकता जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ना बोले। और चाहे राष्ट्रपति को बच्चे लोकसभा का कोई भी सदस्य या राज्यसभा का कोई भी सदस्य बहुत योग्य क्यों ना लगता हो, राष्ट्रपति को लगता हो कि ये वाला लोकसभा का सदस्य तो जरूर हमारे देश का रक्षा मंत्री होना चाहिए, या फिर ये वाला सदस्य इसको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, इसको जरूर हमारे, ठीक है ना, देश में एक वित्त मंत्री होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लगने से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक प्रधानमंत्री उससे आके ना कहे। क्लियर है? तो वो जो भी कुछ करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को या तो अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को या तो अपॉइंट करेगा, या राष्ट्रपति किसी भी मंत्री का रिमूवल करेगा। ठीक है, या तो अपॉइंट करेगा या फिर रिमूवल करेगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपॉइंट करेगा या रिमूवल करेगा तो वह ऐसा केवल व केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा, और वह प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए पूरी तरह से बाउंडेड होगा, बाध्य होगा। ठीक है ना? अर्जुन सिंह कह रहे हैं यदि लोकसभा में कोई भी दल बहुमत में ना हो तो ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। बेटा मुझे सब पता है अर्जुन, मैं तुम्हें अगर बताऊं यहाँ पर तो इस क्लास में भी 5 से 7 हजार बच्चे चल रहे हैं लाइव। ठीक है, तो 99% ऐसे हैं कि जैसे ही मैंने राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति बताई उनके दिमाग से बाउंस कर जाएगा, तो मैं आगे समझाऊंगा इसे। ठीक है जी। नहीं, अगर किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है तो बिल्कुल सदस्य तो वो बिल्कुल रहेगा संसद का, ऑब्वियस सी बात है, सदस्य बिल्कुल रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल रहेगा। अब बहुत अच्छे से सुन लें, किसी भी मंत्री को अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, किसी भी मंत्री का रिमूवल भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है ये सब करने के लिए। राष्ट्रपति को बच्चे ये सब प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करना पड़ेगा, और वह प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाउंडेड है, वह बाध्य है। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी, बहुत बढ़िया से बता दी। अब आर्टिकल 75 क्लॉज 3 पर चलते हैं। 75 क्लॉज 3 पर, 75 क्लॉज 3 क्या बोलता है? बोलता है 75 क्लॉज 3 कि मंत्री परिषद जो है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स आप समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चे, कोई भी मंत्री, हमारे यहां कोई भी मंत्री, उसका अपॉइंटमेंट, ठीक है, इसे समझो, किसी भी मंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये तो अभी हम पढ़कर आए कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे भैया जी? मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। किसी भी मंत्री को अपॉइंट करेंगे, कौन करेंगे? किसी भी मंत्री को अपॉइंट, किसी भी मंत्री को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, किसी भी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, ऐसा जो राष्ट्रपति करेंगे वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे। और वो परामर्श कैसा होगा? बाउंडेड एडवाइस होगी, वह परामर्श बाध्यकारी होगा, वह परामर्श बाध्यकारी होगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट, किसी भी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो भी व्यक्ति मंत्री बनना चाह रहा है, मतलब राष्ट्रपति, ठीक है, जिस भी मंत्री को किसी भी मंत्रालय से संलग्न कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कहने पर, वह संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जिस भी व्यक्ति को, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करना चाह रहे हैं तो वह संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।
अगर मान के चलिए कि वह सदस्य नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति को राष्ट्रपति तुम रक्षा मंत्री बनाओ या इसको तुम गृह मंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को बताया कि वह दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, लोकसभा या राज्यसभा में से, लेकिन वो एट अ टाइम नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, फिर भी राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना, अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके, मैं यहां पर समझा रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, सवाल ये उठता है मेरे प्यारे बच्चे कि 6 महीने के भीतर उसके संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वह संसद की सदस्यता नहीं ले पाया 6 महीने के अंदर, ठीक है, तो फिर उसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, और अगर वो त्यागपत्र नहीं दे रहा तो बेटा राष्ट्रपति उसको हटा देंगे, चाहे बेशक प्रधानमंत्री फिर ना कहें, हटाने को। अगर 6 महीने के भीतर वह नहीं ले पाया बच्चे सदस्यता दोनों में से किसी भी एक सदन की, तो राष्ट्रपति हटा देंगे फिर उसे उसके पद से। बताइए, ये बताइए समझ में, ये बताइए क्लियर है। ऐसा ही प्रधानमंत्री के केस में है। ठीक है, ऐसा ही प्रधानमंत्री के केस में, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, अगर नहीं है वह, फिर भी राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति दे सकते हैं, फिर भी राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसे 6 महीने में से 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य उसे अपॉइंट होना ही पड़ेगा, उसे बनना ही पड़ेगा। कई बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि हाँ सर, ये बात हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। चलो बहुत अच्छे, बहुत प्यारा। सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छी है ना मुन्ना, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 70, ठीक है, 5, 74, 73 तक हो गए। अब आर्टिकल 76 के बारे में बात करते हैं। देखो ये आज हमें खत्म करना है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 76 में है। ये कौन होता है, ठीक है, इसका काम क्या है, इसके अधिकार क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज ही की क्लास में। तो इसलिए सब लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि जब तक हम आर्टिकल 76 खत्म नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सोच के आया था कि आज आर्टिकल 76 तक हमें खत्म करना है। महान्यायवादी ये कौन है? सबसे पहले ये सरकार का लीगल एडवाइजर होता है, फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता होता है। मेरी बात आप समझिए, क्या होता है प्रथम विधि परामर्शदाता, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट लीगल एडवाइजर इज व्हाट, क्या है? प्रथम विधि परामर्शदाता।
जैसे सरकार को कानून संबंधित किसी भी मामले में कोई भी जानकारी लेनी है, ठीक है, सरकार के किसी भी मंत्री को, प्रधानमंत्री को कोई ऐसा कानूनी पेचीदा प्रश्न है, ठीक है, जिस पर सरकार चाहती है कि भाई इस पर हमें कोई सलाह दे, कोई हमें एडवाइस दे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अथवा ये प्रोविजन जो ये लीगल प्रोविजन है ये क्या है क्या नहीं है, तो वहां पर सरकार के पास एक ही व्यक्ति होता है और वह होता है महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। जैसे मान के चलिए कि हम और आप तो बड़े लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोग हैं, बड़े छोटे लोग हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े फर्म होते हैं, बिजनेस फर्म होते हैं बड़ी बड़ी, इनके पास इनका एक लीगल एडवाइजर होता है। ये लोग हमेशा, आप किसी भी कंपनी को देखिए बेटा, किसी भी कंपनी को उठा के देखिए, उनके पास एक परमानेंट, ठीक है, एडवोकेट होगा जो कंपनी लॉज को बहुत अच्छे से जानता होगा, कंपनी लॉज का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा। ठीक है ना। अब जैसे ठीक कंपनी को कोई भी लीगल नोटिस आता है सरकार की तरफ से या किसी दूसरी कंपनी की तरफ से, या कॉपीराइट का कोई भी नोटिस वगैरह आता है किसी भी तरह का, तो फिर उसके कंपनी के पास वो जो वकील होता है, एक कंपनी उस तुरंत वकील को बुलाती है कि भाई बताओ अब हम इससे क्या करें, कैसे निकले अब हम इससे, ये हमें नोटिस मिला है या फिर ये प्रश्न है हमारे, ये डाउट है कानून से संबंधित। तो फिर वो बताएगा कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ऐसे ही सरकार जो कि इतनी बड़ी संस्था है भाई, उसके पास भी तो उनका एक वकील होना चाहिए जो उनको कानून संबंधी मामलों में सलाह दे। आज तो हर एक कंपनी के पास, हर एक फर्म के पास ऐसे वकील होते हैं जो उनके लीगल एडवाइजर होते हैं, तो वैसे ही सरकार के पास भी होता है। ये सरकार का फर्स्ट लीगल एडवाइजर है। ठीक है, सरकार की तरफ से बच्चे, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा। समझ में आ गया। दूसरा, अगर मान के चलिए कि मैंने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, मैंने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया, भारत सरकार को मैंने कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, तो मेरी तरफ से मेरा वकील जाएगा मेरा केस लड़ने के लिए। ठीक है, मैं उसका क्लाइंट हूं, मेरी तरफ से मेरा वकील जाएगा और मेरा वकील मेरे पक्ष को माननीय जज के सामने प्रस्तुत करेगा। सरकार के अगेंस्ट क्योंकि मैंने केस किया है, तो सरकार की तरफ से लड़ने महान्यायवादी आएगा। ये बात आ रही है समझ में? सरकार की तरफ से लड़ने अटॉर्नी जनरल आएगा, तो वो सरकार का वकील है। अगर मैंने सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया, मेरी तरफ से मेरा वकील सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल लड़ने के लिए आएगा। ये होगी बात। अब स्वाभाविक सी बात है, अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में। देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में संविधान में ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो। अगर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता है, तो वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। अटॉर्नी जनरल के तौर पर उसे अपॉइंट किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि राष्ट्रपति मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर देगा? नहीं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल मनमाने तरीके से अपॉइंट नहीं करेगा बच्चे। वो ऐसा किसके परामर्श पर करेगा? प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेगा। ये ध्यान रखना, वह ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? चलो तो बहुत अच्छे। तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा अटॉर्नी जनरल प्रधानमंत्री के कहने पर, लेकिन उस व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। संविधान में ना तो उसका कोई कार्यकाल निश्चित है और ना ही उसका वेतन भत्ता। यह बोला गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो उसका रिअपॉइंटमेंट कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसे कभी भी हटा सकता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं है, बस ये बोला गया है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब आमतौर पर होता क्या है बच्चे, कि सरकार अपने पसंदीदा व्यक्ति को अपना महान्यायवादी अपॉइंट करती है। जैसे इस समय जो भी महान्यायवादी होंगे वह जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के फेवरेट होंगे, पसंदीदा होंगे। लेकिन 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इसमें 17वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल गया, है ना, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिल गई अगर, तो ये जो महान्यायवादी होता है ये खुद ही अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे देता है, क्योंकि अगली सरकार कोई इसे हटाए और हटाने के बाद इसका अपमान हो। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को हटाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके पद से उसका अपमान तो होगा। तो एक खुद ही, जब सरकार बदलती है तो ये खुद ही अपना त्यागपत्र दे देता है, खुद ही रिजाइन दे देता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं पिछली वाली सरकार का फेवरेट था इसलिए मुझे सरकार ने अपॉइंट किया, इस वाली सरकार का फेवरेट थोड़ी नहीं हो।
तो ये वाली सरकार मुझे क्यों ही मेरे पद पर बने रहना देगी, वो अपने किसी फेवरेट व्यक्ति को एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, तो इसलिए मैं तो हट जाता हूं। लेकिन अगर सरकार वही बनी रहती है आमतौर पर, तो फिर ये अपने पद से त्यागपत्र नहीं देते था, क्योंकि सरकार कह देती है, पहले से ही बोल देती है सरकार या प्रधानमंत्री जो भी है, कि भाई हम चाह रहे हैं कि आप 5 साल या 4 साल या 6 साल मतलब आप और बने रहो हमारे साथ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के तौर पर आपने बहुत शानदार काम किया है, हम चाहते हैं कि आप हमारी सरकार के साथ आगे भी कंटिन्यू करो। ठीक है, तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, इसका वेतन भत्ता भी निर्धारित नहीं है, फिर भी विधि बनाई है। वेतन भत्ते में ये बोला कि जो राष्ट्रपति निर्धारित कर दे, तो उसको वेतन वही मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है, वही वेतन मिलता है। 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन इसको मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अच्छा, अब इसके हम अधिकारों के बारे में बात करेंगे, इसके दायित्वों के बारे में बात करेंगे। तो दायित्व तो है, लीगल एडवाइजर है, सलाह देता है सरकार को, सरकार का वकील है, लेकिन ये अपने पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, किसी कंपनी को उसकी जरूरत पड़ी, किसी संस्था को इसकी जरूरत पड़ी, तो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ ना तो मुकदमा लड़ सकता, ना ही भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह दे सकता। भारत सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता ये। ठीक है, अगर किसी दो पार्टीज में आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है और उनका संबंध, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का संबंध मतलब किसी का मतलब है कि जिसकी तरफ से ये लड़ रहा है, जिसकी तरफ से ये लड़ रहा है, ठीक है ना, अगर उसका संबंध भारत सरकार से है तो ये केस लड़ सकता है। लेकिन जिसकी तरफ से ये लड़ रहा है, ठीक है, वो भारत सरकार के अगेंस्ट है, तो ना तो ये केस लड़ सकता और ना ही ये सलाह दे सकता। क्लियर हुआ? हाँ, आर्टिकल 72 को बेटा मैं आगे कराऊंगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति की शक्तियों में कराऊंगा एक साथ, कि आपके नोट्स में एक जगह राष्ट्रपति की सारी शक्तियां आ जाएंगी। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, ये यार तुम्हें ये तो पता होना चाहिए। यार हिंदी में आ रहा है सब कुछ। ओके, अब इंग्लिश में आ गया। गुड गुड गुड। बेटा ये आर्टिकल 76 में ही है सारे प्रोविजन, न्यायवादी से संबंधित सारे प्रोविजन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने के समकक्ष, कोर्ट के जज के समकक्ष, जज के समान, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए योग्यता चाहिए, ठीक है, वही योग्यता इसके बारे में चाहिए। योग्यता, इसका कार्यकाल, इसका टेन्योर, ठीक है, तो कार्यकाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रसाद पर्यंत मतलब जो भी राष्ट्रपति निर्धारित करे, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति के पीछे बच्चे असली व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो बोला है कि कार्यकाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, लेकिन आप लोग जानते हो, देखें कि बच्चे, कि जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कहेगी, वेतन भत्ता राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है। ठीक है ना, संविधान में क्या है? संविधान में लिखा है कि भाई वेतन भत्ता राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है, लेकिन फिर भी हम सब लोग जानते हैं कि उसे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जज के समान वेतन मिलता है, जज के समान वेतन मिलता है। ठीक है, उसका वेतन भत्ता। ये 3 चीजें हमने डिस्कस की न्यायवादी के बारे में। उसकी योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। अपॉइंट, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, नियुक्ति तो मैंने लिखा ही नहीं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लिख देता हूं बच्चे, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर, और प्रधानमंत्री का परामर्श बाउंडेड है, बाध्य है, प्रधानमंत्री का परामर्श बाध्य है। क्लियर है?
राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है बच्चे, प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। और ये जो प्रधानमंत्री का परामर्श है, ये प्रधानमंत्री का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को चाहे, ठीक है, महान्यायवादी सॉरी प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को चाहे उसे राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी नियुक्त करवा सकता है। अच्छा, अब ये जो महान्यायवादी का हमने पद है, ये कहां से लिया है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। महान्यायवादी का पद जो है बच्चे, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन वहां पर जो महान्यायवादी होता है उनका, वो वहां के निम्न सदन का सदस्य होता है। ठीक है, जो वहां का महान्यायवादी होता है वह वहां के निम्न सदन का सदस्य होता है। निम्न सदन का मतलब समझ गए आप? निम्न सदन समझ गए बेटा आप? ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ऐसे वहां पर देखो हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो वहां पर वहां के लोकसभा का मतलब वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होगा वहां का महान्यायवादी। मतलब वहां हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कानूनों का जानकार होगा, जिसको कानूनों के बारे में बहुत जानकारी होगी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को बहुत अच्छे से पता था, वो बहुत भली भांति जानते थे, बहुत बेहतर तरीके से जानते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो निर्माता थे, कि लोकसभा के सदस्यों में से हो सकता है कि कोई भी सिंगल एक व्यक्ति, देखिए, ऐसा ना हो जो सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्योंकि लोकसभा के सदस्य आमतौर पे वो होंगे जो जनता के द्वारा चुन के आएंगे, और जनता ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिता देती है जो, ठीक है, वाक्पटु होते हैं, जो बहुत अच्छे से बोलने की कला जानते हैं, जो बढ़िया तरह से बोल सकते हैं, जो वाक्पटु हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, ठीक है, ये बोला कि महान्यायवादी तो है, ठीक है, ये पद तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन इस पद की व्यवस्था हमने वैसी नहीं की ब्रिटेन के जैसी। पद बेशक हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन व्यवस्था हमने अलग से की। हमने बोला है कि वही व्यक्ति महान्यायवादी होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की योग्यता रखता होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज चुने जाने की क्षमताएं रखता होगा। ठीक है, ये पद ब्रिटेन के संविधान से लिया। वहां पर वहां के निम्न सदन का सदस्य होगा, मतलब वहां के निम्न सदन में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको वहां का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। वो इतना पढ़ा लिखा होगा कि वो कानूनों का जानकार होगा। हमारे यहाँ एक लोकसभा में से हो सकता है कि कोई भी एक ऐसा सदस्य ना हो जो सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो इसलिए हमने बच्चे, देखिए, इस पद को बोला है कि बाहर से, मतलब हम किसी बाहरी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कराएंगे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के कहने पर। यार ये संवैधानिक पद है, इतना तो कॉमन सेंस रखो। दरोगा बनने जा रहे हो बेटा, इतना तो कौन, ठीक है, आर्टिकल 76 में इसके पद की चर्चा की गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो है ये भाई। जिस भी ऑफिस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा है, जिस भी पद के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। और जिस पद के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। चलो मुन्ना, आगे ही समझ में। ठीक है, तो महान्यायवादी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर बाउंडेड है, योग्यता, कार्यकाल, ठीक है, और वेतन भत्ता राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है। फिर भी मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान उसको वेतन मिलता है, 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। ठीक है, अब उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य, ड्यूटीज एंड पावर्स, शक्ति एवं कर्तव्य। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले बच्चे, वह सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता होता है, फर्स्ट लीगल एडवाइजर। ठीक है मुन्ना, प्रथम विधि परामर्शदाता होता है, फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता है। नंबर फर्स्ट, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, कानून संबंधी मामले में सरकार को सलाह देता है। कानून संबंधी
मामलों में सरकार को सलाह देता है। सरकार को सलाह देता है, ठीक है, लेकिन इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है। ये बात नहीं कि इसने जो भी सलाह दी सरकार को तो इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इसकी जो सलाह है, इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है। जी, इसने जो भी सलाह दी तो इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो दूसरा ये हो गया। तीसरा बच्चे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, अगर संसद की किसी भी समिति का सदस्य है, संसद की किसी भी समिति का सदस्य है, संसद की किसी भी समिति का सदस्य है, क्या है? संसद की किसी भी समिति का अगर ये मेंबर है, देखिए बन सकता है, संसद की समिति का सदस्य बन सकता है अगर ये संसद की किसी भी समिति का सदस्य है, तो उस समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकता है, उस समिति की बैठकों में भाषण दे सकता है, उस समिति की बैठकों में, क्योंकि वो समिति की बैठकों का सदस्य है तो उसमें वोट कर सकता है। अगर ये संसद की किसी भी समिति का मेंबर है, संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अगर ये बेटा संसद की किसी भी समिति का सदस्य है तो वहां पर उस समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकता है, भाषण दे सकता है, ठीक है, और वोट भी कर सकता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये आपको समझना है बहुत अच्छे से, अगर बनना, ठीक है, संसद का कोई भी सदन है, संसद का सदन है अगर कोई भी, संसद का सदन का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, तो संसद के किसी भी सदन में ये उपस्थित हो सकता है, ठीक है ना? संसद के किसी भी सदन में ये भाषण दे सकता है, परंतु संसद के किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकता। बोलो क्यों? बोलो क्यों? संसद के सदन में लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, उसकी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है, सदन की प्रक्रिया में, लेकिन वोट नहीं कर सकता। बोलो क्यों नहीं वोट कर सकता? क्योंकि बच्चे ये संसद के उस सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है? अगर ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं है संसद का, तो स्वाभाविक सी बात है भैया, ये वोट नहीं कर पाएगा। हाँ, उपस्थित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, प्रक्रिया में भाग ले लेगा, ठीक है ना, भाषण भी दे देगा, वोट नहीं कर पाएगा। मैंने क्रॉस लगाया है, वोट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता। आप लिख लेंगे, क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए, ठीक है, वो इस बात के लिए वैध नहीं है, ही इज नॉट, ठीक है, वैलिड फॉर वोटिंग, वो वोट नहीं कर सकता है। जी, बहुत अच्छे बोला है, देखो स्मृति बोल रही है, क्योंकि सर वो संसद का पार्टी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, ठीक है, क्लियर हुआ ये आपके समझ में आया? ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, पांचवा, ठीक है, पांचवा क्या है बच्चे? वह अपने, जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के निर्वहन, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, निर्वहन में, ठीक है ना, भारत के किसी भी न्यायालय में शामिल हो सकता है बच्चे, है ना, शामिल हो सकता है।
कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी न्यायालय में शामिल हो सकता है। छठवां पॉइंट, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने पद पर रहते हुए वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, है, परंतु सरकार के अगेंस्ट ना तो कोई सलाह दे सकता, ना ही भाग ले सकता। परंतु सरकार के अगेंस्ट ना तो मुकदमा लड़ सकता, ना ही सलाह दे सकता। मुकदमा लड़ सकता, ना ही सलाह दे सकता है, ना ही सलाह दे सकता है। अगर वह सरकार के अगेंस्ट सलाह देने लग गया, बताओ बच्चे, अगर वह सरकार के अगेंस्ट ना तो ना मुकदमा लड़ सकता है और ना ही सलाह दे सकता है। अगर वह सरकार के अगेंस्ट मुकदमा लड़ने लग गया, इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि हमारी बिल्ली और हम ही से में आओ, है कि नहीं सर? देखो, रिया कपिल कह रही है सर राष्ट्रपति महोदय का काम अपनी इच्छा से जब कुछ नहीं है तो उनकी शक्ति क्यों इतनी कम है। ये मैंने बता दिया, ठीक है आपको बच्चे, मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्यों इतनी कम है। राष्ट्रपति क्योंकि नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, ठीक है ना। चलो, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है मुन्ना, ये बात आई समझ में। अब देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे इसको, ठीक है। जब आप इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे तो दिक्कत आ रही होगी आपको, बड़ा स्वाभाविक है जब किसी भी चीज को हम पहली बार पढ़ते हैं। लेकिन जब आप अगर रिवीजन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए मेरे पास कि सर आपने जो बोला था ना कि जो भी लेक्चर हुआ उस लेक्चर के होने के बाद फिर आप अपने आप से सवाल करो कि मेरे इसमें से क्या चीज ऐसी रही कि समझ में नहीं आई। अपने आप से सवाल करो, आंख बंद करके अपने आप से पूछो कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। आप लेक्चर को वहां से स्टार्ट करो, उसको फिर से सीखो, समझो। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है ही, वहां पर मैं आपके हर एक डाउट का जवाब दे ही देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, एक दिन बाद या 2 दिन बाद मैं दे देता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन फिर भी आपको जो ना अपने आप से सवाल करना है, अपने आप से लड़ना है कि यार ये वाली चीज मेरी हो गई क्लियर, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मेरा हो गया क्लियर, चलो ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो मुझी से क्यों नहीं हो पा रहा, बाकी की और क्यों समझ में आ रहा है, ये और सब लोग इतने अच्छे से क्यों समझ पा रहे हैं, क्या मैं इनसे कम क्षमतावान हूं, इनसे कम बुद्धि है मुझ में, ठीक है। अपने आप से सवाल करो, आप देखेंगे आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और आप पीवाईक्यूज लगा के देखो, जब आप पीवाईक्यूज लगा के देखोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। मैं बार बार बोलता हूं, आप तभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। आप समझ जाएंगे कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब मजा आ जाएगा आपको, सच्ची बता रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, है ना, तो इतना था आज। थैंक यू, सब लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो बच्चे, है ना। ओके, थैंक यू। सब मैंने बता दिया था यार इसका, है ना, जवाब।